बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसा कि हम लोग अब वेक्टर एटम मॉडल शुरू कर चुके हैं। वेक्टर एटम मॉडल को हम कई पार्ट्स में पढ़ेंगे। रियलिटी में हम इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अराउंड क्या अरेंजमेंट है, किस तरह की ऑर्बिटल्स होती हैं, इन सब को समझना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन एटम की क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं, क्योंकि बोर को हम पढ़ चुके हैं, सोमरफील्ड को भी हम पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि क्वांटम थ्योरी के बारे में हमने कई प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, आपने देखा था कि हमने पार्टिकल इन ए बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, पोटेंशियल स्टेप, पोटेंशियल वेल, ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। अब पार्टिकल इन ए बॉक्स को ही हम ले लें तो एक बॉक्स में एक पार्टिकल है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन दिया है उसको हम उस बॉक्स के लिए सॉल्व करते हैं। तो उसका वेव फंक्शन साई, पार्टिकल जो बॉक्स के अंदर है, वेव फंक्शन निकालते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके। और जब हमें कंप्लीट नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन मिल जाता था तो हम लोग क्या करते थे, उस वेव फंक्शन से एवरीथिंग अबाउट द पार्टिकल निकाल लेते हैं। जैसे कि पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर पाए जाने की ज़्यादा है, कहाँ कम है, उसका मोमेंटम क्या है, उसकी स्टेट्स क्या होंगी, एनर्जी स्टेट्स, ये सब हम लोग पता कर लेते थे। लेकिन हम लोगों ने एक बात और देखी थी कि यहाँ पर क्वांटम नंबर अपने आप एराइज हो जाता था। जैसे कि पार्टिकल इन ए बॉक्स में ही है तो वहाँ पर सारी एनर्जी पॉसिबल नहीं होती थी। ऐसे ही हर प्रॉब्लम जो क्वांटम मैकेनिक्स में सॉल्व की है तो उसमें हमको क्वांटमाइज्ड स्टेट मिलती हैं, एनर्जी की हो, चाहे मोमेंटम की हो या स्टेट्स हों। तो अब श्रोडिंगर के मन में ये आया कि हम हाइड्रोजन एटम के लिए क्यों नहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो जब उन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो देखा कि बहुत बड़ी लंबी मैथमेटिक्स इसमें लग रही है। थोड़ा सा उबाऊ हो गया पूरा मैटर, लेकिन अल्टीमेटली नेचुरल क्वांटम नंबर्स उनको मिल रही थी। 3 नेचुरल क्वांटम नंबर्स मिलती हैं यहाँ पे, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इतनी बड़ी बात सॉल्व कर दे रहा था श्रोडिंगर का इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के लिए, तो उसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो हम इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ही, इलेक्ट्रॉन को हम पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि आखिर है कहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल में कहाँ पर है, उसकी प्रोबेबिलिटी है तो वो क्या है, कहाँ पर है। तो उसके लिए हम शुरुआत करते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बच्चों, इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ना चाहेंगे। थोड़ा बड़ा है ये, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। आप पढ़िएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको स्पेक्ट्रा। अब ये बिल्कुल रिवोल्यूशनरी आपका डेरिवेशन अब इसकी मैथमेटिक्स है। तो पार्ट ए में हम सबसे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के लिए बनाएंगे। फिर पार्ट बी में हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से उसके अलग अलग 3 इक्वेशंस बनाएंगे। फिर पार्ट सी में हम तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमको क्या मिलता है। तो पार्ट ए, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। तो जैसा कि आपको पता है श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। श्रोडिंगर इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में आप कैसे लिखते थे श्रोडिंगर इक्वेशन को, del 2 psi upon del x2 प्लस del 2 psi upon del y2 प्लस del 2 psi upon del z2 प्लस 2m upon h क्रॉस स्क्वायर e माइनस यू psi इक्वल टू 0, जहाँ की u क्या होती थी, पोटेंशियल एनर्जी। इक्वेशन 1 मान लिया इसको। ऐसे हमने बताया था क्लास में कि del 2 psi इक्वल टू 0, जहाँ पर एक del 2 ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दी है del अपॉन del x2, del 2 अपॉन del y2, del 2 अपॉन del z2। तो ये 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम में क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन। और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट है r डिस्टेंस पर, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी E इंटू ई, तो E स्क्वायर अपॉन R, और माइनस चार्ज है तो माइनस हो जाएगा, यानी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू ई स्क्वायर अपॉन R। ये इसकी हो गई पोटेंशियल एनर्जी। हम अब हाइड्रोजन एटम के लिए पर्टिकुलर इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। इक्वेशन 2, सिंस U इज ए फंक्शन ऑफ R,
यहाँ पर देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हमें यहाँ पुट करना श्रोडिंगर इक्वेशन में, किसका फंक्शन है, आर का। लेकिन यहाँ पर हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए, एक्स वाई और जेड। तो इसको हम सीधे तो श्रोडिंगर इक्वेशन में नहीं रख सकते। या तो यहाँ पर 2 तरीके हो सकते हैं, या तो पोटेंशियल एनर्जी को हम 3 टर्म में डिवाइड कर लें, ये आर को एक्स वाई जेड। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा कि हम आर को यहाँ एक्स वाई जेड में करें, फिर 3 पार्ट्स इसके डिवाइड करें, फिर यहाँ पुट करें, फिर 3 इक्वेशन अलग अलग बनाएं और सॉल्व करें। एक और तरीका है कि ए वाला जो पार्ट है, एक्स वाई जेड वाला पार्ट, इसको हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लें, यहाँ पुट कर दें, तो वहाँ पर आर के करेस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन बन जाता है। क्योंकि जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट हैं वो आर, थीटा और फाई होते हैं। तो ज़रा उनको देख लेते हैं हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट को। अब मान लिया कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है हमने माना, ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, जेड एक्सिस, ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होंगे, एक्स वाई और जेड, लिखे नहीं है हमने। तो ये आर डिस्टेंस है, ये 3 डायमेंशन में है। इसको आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये 2D नहीं है, चूँकि ये पेपर है तो ये नहीं बन सकता। अगर हम बात करें, एक ऐसे है, एक एक्सिस इस तरह से है और एक एक्सिस इस तरह से, हमने 3 एक्सिस बना दिए। ये 3 एक्सिस इस तरह से है, एक ऊपर एक्सिस है इस तरह से, ये बना दिया जेड एक्सिस, और नीचे जो है इसमें एक एक्स है और एक वाई एक्सिस है। अब कोई भी जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ एयर में हो सकता है, यहाँ पॉइंट। अब उसको आर से हम कॉर्नर को मिलाएंगे सीधा, ठीक है, 3D बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो देखिए इसमें ये आर डिस्टेंस है, ये एयर में पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है। लेकिन अब हम इसको दूसरे कोऑर्डिनेट में चेंज कर रहे हैं। दूसरे कोऑर्डिनेट क्या हैं, आर, थीटा और फाई। आर क्या है, आर जो है ओरिजिन से उस पॉइंट की सीधी डिस्टेंस, मान लिया ये पॉइंट पी एयर में है तो ये डिस्टेंस इस तरह से हो गई आर, इस पॉइंट की जो यहाँ एयर में है कोई भी पॉइंट। अब ये जो आर है वो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, जैसे ए आर था, अब ये जो एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ, ये हमारा थीटा है, जेनिथ एंगल बोलते हैं इसको। इसी तरह ए आर हो गया, थीटा हो गया, 2 कोऑर्डिनेट। ये फाई क्या है, फाई ए है कि मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। अब ये पॉइंट है कोई भी, तो ये देखिए आप, इसका ये जो पॉइंट है इसका प्रोजेक्शन जाता है इस प्लेन में, ये जाएगा, ये ऐसे इसका प्रोजेक्शन जाएगा इस प्लेन में। तो ये जो प्रोजेक्शन, ऐसे इस प्रोजेक्शन से जो एक्स एक्सिस का एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाई या एजीमूथ एंगल। ये जो था हमारा, इसका जो प्रोजेक्शन जा रहा है, जैसे ए है आर, इसका प्रोजेक्शन क्या है, ये देखिए ये प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में। तो ये जो प्रोजेक्शन है, इससे जो एक्स एक्सिस एंगल बना रहा है इसको क्या बोलते हैं हम, फाई। तो 3 कोऑर्डिनेट हो गए, एक आर, एक थीटा और एक फाई। फाई को कहते हैं एजीमूथ एंगल। तो अब जो है पॉइंट पी, इसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट थे, अब आर थीटा फाई हो गए। तो रियलिटी में अगर हम बात करें तो थीटा हमें क्या बताता है, थीटा बताता है कि कोई 3 एक्सिस हैं हमारे, और 3 एक्सिस में ए वाला जो एंगल है ये हमें थीटा बताएगा। और फाई जो है हमें ए वाला एंगल बताता है पूरा इस तरह से, एजीमूथ एंगल। तो अगर हम बात करें, जैसे अर्थ का ग्लोब आपने देखा होगा, हमारा एटम है वो भी 3 डायमेंशन है। आप एटम को 2 डायमेंशन मत मानिए, एटम जो है वो 3 डायमेंशन होता है। तो अगर एटम 3 डायमेंशन है तो कुछ इस तरह से, जैसे बाल है, इसको हम मान सकते हैं एक एटम है 3D में। तो ये जो हमारी लाइन होती हैं इस तरह से, इस पर इनको हम क्या बोलते हैं, इनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इस तरह से जो लाइन खींची होती हैं 3D। और कुछ लाइन ऐसी होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लैटीट्यूड, है ना, ये लैटीट्यूड है। अब अर्थ पर किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ता है कि वो किस लॉन्गिट्यूड पे है और किस लैटीट्यूड पे है, और उसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या है। तो आर, थीटा और फाई। अब इसको कौन बताएगा, ये जो हैं
लैटिट्यूड, इनको थीटा बताता है। इनको कौन बताएगा, कितने एंगल पर है। जैसे हमारा इस तरह से है तो ए थीटा बताएगा किस लैटिट्यूड पे। अब इस साइड में जाएंगे तो क्या बताएगा, ये लॉन्गिट्यूड बताएगा। ये लॉन्गिट्यूड इस तरह से जो बनाए गए हैं लॉन्गिट्यूड है हमारे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, 3 डायमेंशनल जो एटम है हमारा या ज्वाल, उसमें ऑर्बिट किधर को भी किसी ओरिएंटेशन में हो सकती हैं। तो उसका कंप्लीट लोकेशन बताने के लिए बहुत ही अच्छा कन्वेंशन है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। इसमें हम आर थीटा फाई, आर जो है वो डिस्टेंस है ओ से पी तक का, थीटा जेनिथ एंगल एंड फाई जो है वो एजीमुथ एंगल है। तो इसको देखें हम लोग कि आर थीटा फाई, आर को हमने लिख दिया लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर फ्रॉम वो आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हो आप। और जो हमारा थीटा है वो जेनिथ एंगल है, किसके किसके बीच में हमने बता दिया है, ओपी और जेड एक्सिस के बीच में निकाल सकते हो सिंपल ट्रायंगोनोमेट्री से। और ऐसे ही फाई जो है, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है। अब जैसे आप देखिए यहाँ से इसको आप गौर करें कि x इजिकल टू एक्स कौन सी डिस्टेंस है, ए एक्स है, x इजिकल टू यम एम डैश, यम और यम डैश ये क्या है x। यम एम डैश को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, ओ एन के इक्वल लिख सकते हैं। ओ एन को क्या लिख सकते हैं, ओ एम कास फाई, ये फाई एंगल बीच में है। और ओ एम कास फाई, तो ओ एम अब इस एंगल में देखिए, ओ एम पी इस एंगल में अगर हम लें तो ओ एम को हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा, क्योंकि अगर ए थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो इस तरह से हमारा x इजिकल टू यम एम डैश इजिकल टू ओ एन इजिकल टू आ जाएगा आर साइन थीटा कास फाई। इसी तरह से हम इसके और कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे। जो y है वो एम एन के इक्वल ओ एम डैश या y इजिकल टू आ जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई एंड z इजिकल टू ओ एन डैश इजिकल टू ओ पी कास थीटा आर कास थीटा। यानी z की वैल्यू a आएगी, z और r में रिलेशन, और फाई में a आ जाएगा हमारा y की वैल्यू है, अब x की वैल्यू हमारी इतनी आएगी। तो ए हमने कार्टेशियन और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में रिलेशन यहाँ निकाल दिया। अब एक्स वाई जेड श्रोडिंगर इक्वेशन जो हमने पढ़ा था, श्रोडिंगर इक्वेशन ए है हमारा 3 डायमेंशनल, डेल टू साई डेल एक्स टू, डेल टू साई डेल वाई टू, डेल टू साई डेल जेड टू। अब डेल टू साई अपान डेल एक्स को, अब एक्स इजिकल टू आपने निकाला है अभी आर साइन थीटा कास फाई, अब उसको डेल टू अपान डेल एक्स टू निकालिए, अब यहाँ पुट कर दीजिए आके। ऐसे बाई इजिकल टू जो निकाला उसको पुट करके यहाँ पुट आके रख दीजिए, तो हमें जो श्रोडिंगर इक्वेशन है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में वो मिल जाएगा। अब हमने सॉल्व किया है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है, इसको याद रखें। इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट श्रोडिंगर इक्वेशन इज रिटन, ये हमारा उसी इक्वेशन में हमने एक्स वाई जेड को डबल डिफ्रेंशिएट करके इनको एक्सप्रेशंस को पुट कर दिया। तो आ गया 1 आर स्क्वायर डेल अपान डेल आर स्क्वायर डेल साई बाय डेल आर प्लस 1 आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपान डेल थीटा ब्रैकेट साइन थीटा डेल साई बाय डेल थीटा ब्रैकेट प्लस 1 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल टू साई अपान डेल फाई टू प्लस 2m अपान एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस यू साई इजिकल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब क्या है, जो u है इसकी वैल्यू हमने लिखी हुई थी, u की वैल्यू, ये यहाँ पे हमने u की वैल्यू आपको बताई है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वाई आर। ये u की वैल्यू यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं। तो एक और u की वैल्यू पुट करने के साथ में हमने दोनों साइड में, यानी जीरो वाले साइड राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कुछ ऐसा फॉर्मेट बन गया, हाइड्रोजन एटम के लिए आ गया हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन है, साइन स्क्वायर थीटा डेल वाई डेल आर स्क्वायर डेल साई वाई डेल आर प्लस साइन थीटा डेल अपान डेल थीटा साइन थीटा डेल साई वाई डेल थीटा प्लस डेल टू साई अपान डेल फाई टू प्लस 2m आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान एच क्रॉस स्क्वायर ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस कैपिटल ई साई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लिया, 4। तो वो श्रोडिंगर इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के लिए ये हमारा आ गया श्रोडिंगर इक्वेशन। अब ये श्रोडिंगर इक्वेशन तो आ गया, अब ये सॉल्व कैसे होगा, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन इतना बड़ा आ गया है। तो यहाँ पर हमें वही सब कंडीशंस लगानी पड़ेंगी कि साई की हमने आपको क्या बताई थी कंडीशन, कि साई जो है वो
साई शुड बी कंटिन्यूअस, साई शुड बी सिंगल वैल्यूड एंड इट्स डेरिवेटिव्स आल्सो सिंगल वैल्यूड होने चाहिए, नॉर्मलाइज होना चाहिए इसको, साई जो वेव फंक्शन है। ये सारी कंडीशन हम लोग लगाएंगे इसमें और इनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये पार्ट बी में हम लोग इसको करेंगे। इसमें हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगाएंगे, इसमें 3 इक्वेशन बना लेंगे, एक आर का, एक थीटा का, एक फाई का, और तीनों श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। और फिर पार्ट सी में उनको सोल्यूशन देखेंगे कि किस तरह से क्वांटम नंबर नेचुरली राइज हो जाती हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो 4th क्वांटम नंबर आएगी स्पिन क्वांटम नंबर, वो आगे आएगी हमारी स्पेक्ट्रा में, जब गाउड, स्मिट और उहलेनबेक अपना इलेक्ट्रॉन का कांसेप्ट, इलेक्ट्रॉन स्पिन का कांसेप्ट देंगे। तो 3 हमको क्वांटम नंबर हाइड्रोजन एटम की सॉल्विंग से मिल जाएंगी क्वांटम थ्योरी से, बाकी एक क्वांटम नंबर आगे आएगी। चारों क्वांटम नंबर मिलकर ही हमको पूरा स्पेक्ट्रा पढ़ा देंगी, ये जो हम पढ़ रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, अगर कोई भी आपको समस्या है तो जाकर कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम पे आप कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत सारे कराने वाले हैं, आप रेगुलर इसको देखते रहिए। चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे कि हमने क्या वीडियो उस पर अपलोड किया है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।